सभी। तो बेटा अब तक पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों लेक्चर में अपन ने बहुत ही आसान चीजें अपन ने सीखी थी, बट आज का लेक्चर उन दोनों लेक्चर से भी ज्यादा आसान चीजों पे होने वाला है बेटा। ये आसान चीजें अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगी। तो बेटा तो 2 लेक्चर अपने हुए थे, उनमें जो भी कंसेप्ट डिस्कस हुए थे वो अप टू जेईई एडवांस थे बेटा, और आपको इधर उधर की बुक से किसी मॉड्यूल से अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने उससे कंसेप्ट बेसिस। अगर आपको कोई दिक्कत होती है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आईआईटी का सफर सिंपल सफर नहीं है बेटा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपकी फेवरेट चीजों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप सिंपली मेहनत करोगे, आप आईआईटी का दरवाजा खटखटाने की बात दूर, आप आईआईटी के आसपास में नहीं दिखोगे। क्योंकि बेटा जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो दोस्त इतिहास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अपन को बेटा आईआईटी तक पहुंचने के लिए पसीने से नहाना होगा, पानी से नहीं। तो मेहनत अपन को कंसिस्टेंसी से, एक डायरेक्शनल मेहनत अपन को करनी है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही आसान चीजों पे, जो आपने 10th 12th 9th में चीजें पढ़ी हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको रिवाइज करने जा रहा हूं एक जगह करने के लिए, ताकि अपन को चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए वो हेल्पफुल हो बेटा, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ाते हैं, मास्टर पागल हो गया। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अपन दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो अपन दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे। अपन ने 10th क्लास में तो पढ़ा था, ओनली कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था सिंपली। अब अपन यहां पे छोटी सी चीज ऐड कर देंगे, पोलर कोऑर्डिनेट के बिटवीन अगर डिस्टेंस अपन को निकालनी है वो कैसे निकालते हैं। तो लेकिन मैं कार्टेशियन पहले बता देता हूं एक बार। फर्स्ट देखिए, इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म सबसे पहले बेटा कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्टेशियन अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं पहले। तो ये अपना हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस और दिस इज ओरिजिन, ठीक है बेटा। एक पॉइंट है A यहां पर, उसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1। एक पॉइंट है B यहां पर, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, x2, y2, ठीक है बेटा। इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है AB, ये अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका डिस्टेंसिकल जो मीनिंग है वो क्या होता है। देखो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सबको पता है, सब बोलेंगे भाई, इन चीजों को सब बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है सारी चीजें। तो ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2, और ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी y1। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल में, मान लो इस पॉइंट को मान लो आप m, ये जो डिस्टेंस है ये पूरी y2 है, ये इतनी y1 है। तो ये इतनी कितनी बच जाएगी इसमें से y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी y2 माइनस y1। ये यहां देखो बेटा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है x1, ये डिस्टेंस कितनी है x2, तो ये वाली कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। तो अपना एक ट्राइंगल बन गया बेटा AMB, एक ट्राइंगल बन गया AMB। इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल AMB, ट्राइंगल को लिखने का तरीका होता है बेटा, बीच में जो है वो राइट ट्राइंगल वाला पॉइंट आएगा। तो ये M जो है यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो है आपने छोटी क्लासों में 4th 3rd 5th 6th सब में पढ़ते आए हो आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, पढ़ा आपने अच्छे से।
तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूं इस ट्राइंगल में, ये इसका हाइपोटेन्यूस, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर इक्वल्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितनी है y2 माइनस y1, ये कितनी है x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसमें AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला स्क्वायर बेटा हटा देता हूं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये AB क्या हो जाएगी अपनी, AB हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी AB। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया बेटा। अब बेटा अगर डायरेक्टली पूछा जाए, दो पॉइंट है A और B, A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2, तो आप डायरेक्ट बताइए AB कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हो गया बेटा पोलर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में, ये अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं, मैंने ऐसे डिस्कस कर लिया सिंपली। मेन चीज जो है वो आप अब पढ़ने वाले हो, 10th में नहीं पढ़ी थी, वो चीज है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए इन पोलर फॉर्म ध्यान से देखना बेटा, अच्छी चीज है, स्टार मार्क कर देता हूं इस चीज को। वही अपन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर बेटा एक पॉइंट है ए। तो पोलर कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले r लिखते हैं, उसके बाद में थीटा लिखते हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है r1, θ1। यहां पर कोई पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट है r2, θ2। तो इसके बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है AB। तो अपन डायरेक्ट वो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां काम नहीं दे सकते कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो यहां पे यूज नहीं होगा, वो यूज होगा ओनली कार्टेशियन फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे ये मत लगा देना, कई महानुभाव बैठे रहते हैं बेटा, वो ये लगा देते हैं r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस θ1 माइनस θ2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, माइनस मार्किंग में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा सिंपल। तो इसको लिखने का तरीका देखना बेटा। अब मैं इनको ओरिजिन से मिला देता हूं, इसको भी ओरिजिन से मिला देता हूं। पहले बताओ कि फर्स्ट लेक्चर अच्छे से सुना होगा आपने, तो थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना गया एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, θ1। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा बेटा, θ2। ये पूरा θ2, ये इतना θ1, तो ये कितना बच गया बेटा, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। अब बेटा एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट में लिख लो बेटा, इसको नोट में नोट डाल करके लिखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एक टॉपिक आता है, वो आपको अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा बेटा, कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने वाली साइड में A से डिनोट करता हूं, B को सामने वाली से करता हूं B से, C के सामने वाली को C से। तो बेटा अगर ऐसे ट्राइंगल दिया हुआ हो, ऐसे एंगल दिए हुए हो A B C, ये साइड से A B C, अगर ये एंगल A निकालना है, एंगल A, तो कोस A लिखा जाएगा इस और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही बेटा अगर ये लिखना हो कोस बी, तो कोस बी कैसे निकालोगे, बी कौन सी साइड के बिटवीन एंगल है ए और सी के, तो इसका और इसका तो स्क्वायर आ जाएगा,
सामने वाली इसमें लेस कर देंगे स्क्वायर उसका अपॉन 2ac ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही सब बोलेंगे। cos c कैसे निकालेंगे, cos c कैसे निकालेंगे, सब बोलो जोर से बोलो। cos c निकालेंगे, इस और इसके बिटवीन है, इस और इसके बिटवीन है, तो इस और इसका स्क्वायर आ जाएगा, सामने वाली का स्क्वायर लेस कर देंगे अपॉन 2ab। अरे हाँ ना तो बोल, अरे सब बोलो, 3 बार बता दिया, सब बोलो जोर से बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या ये cos c हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहां यूज करने वाला हूं। तो क्या ये ट्राइंगल OBA ट्राइंगल बन गया क्या इसमें ये एंगल अपन को निकालना है θ2 माइनस θ1। तो इसके अगर मैं कोसाइन लगा देता हूं तो वो वाला हो जाएगा इस और इसका स्क्वायर माइनस इस और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो इस cos θ2 माइनस θ1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, इस और इसका स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस ये कितना ab, ये तो निकालनी है अपन को, ab अपॉन 2r1 r2। अपन को निकालना क्या है, ab निकालनी है बेटा, ab का स्क्वायर निकालना है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1, उधर हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। समझदार हूं मैं, डायरेक्ट ab निकालना चाहूंगा, इसको इधर ले आता हूं तो ab यहां से क्या निकल करके आएगा मेरा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। क्या इसका रूट आ जाएगा क्या, हाँ या ना तो बोलो, सब बोलो हाँ, इसका रूट आ जाएगा क्या, आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा अपना AB। तो दो पोलर कोऑर्डिनेट अगर पॉइंट अपन को दिए हुए होते हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है। मान लो A पॉइंट था अपना r1 θ1, B था r2 θ2, दोनों के बिटवीन अगर डिस्टेंस निकालनी है आप इसको कैसे लिख पाओगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 का अंडर रूट आ जाएगा बेटा। तो ऐसे चीजों को आप एज्यूम करोगे ना बेटा कि दो पॉइंट दिए हुए, एक A है एक B है, एक के कोऑर्डिनेट है r1 θ1, दूसरे कोऑर्डिनेट है r2 θ2। अगर अपन को डिस्टेंस निकालनी है तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2 का अंडर रूट। डायरेक्ट एज्यूम करो चीजों को, वहां ये लिखने थोड़ी बैठोगे जेई एडवांस पे, जेई मेन वहां टाइम निकल जाएगा। बहुत बच्चे देते हैं पेपर, आप अकेले नहीं हो जेई मेन और जेई एडवांस देने वाले, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने डिस्कस किया डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट अलग अलग पोजीशन में हो तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं वो सारे अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट है वो क्या क्या पोजीशन में सेट हो सकते हैं बेटा, तो वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिनियर। मान लो कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। अगर एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C, ये तीनों बेटा अगर कोलिनियर है तो फर्स्ट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी? फर्स्ट कंडीशन AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल आनी चाहिए। तो AB प्लस BC जो है बेटा वो AC के इक्वल आनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, इसकी स्लोप और AC की स्लोप, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC जो है वो भी इक्वल आनी चाहिए। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स स्लोप ऑफ AC, ये भी इक्वल होनी चाहिए। तीसरी बात, मान लीजिए बेटा इनके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है x1, y1, ये है x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3।
अगर ये कोलिनियर है तो इनसे जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका जो एरिया आएगा वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 3 पॉइंट, अगर ये ध्यान रखना बेटा, एडवांस के क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट यूज होता है, जेई मेन में तो होता ही है, एडवांस के क्वेश्चन में भी यूज होता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर दिए हुए हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 101% 0 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स 0। एरिया आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कैसे निकालते हैं, या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं एरिया। ऐसे डिटरमिनेंट बनाते हैं, इधर अक्ष वाले कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, इधर y वाले y1 y2 y3, इधर 1 1 1। ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 आएगा बेटा। ये 3 कंडीशन है अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो अगर कोलिनियर होते हैं तो AB प्लस BC जो है वो टोटल AC के इक्वल आनी चाहिए, AB की स्लोप AC की स्लोप के इक्वल आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, इन तीनों पॉइंट से जो बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 0 आना चाहिए। एरिया कैसे निकालते हैं, पहले डिटरमिनेंट बनाओ। फर्स्ट जो रो आएगी अपनी कॉलम आएगा अपना वो x कोऑर्डिनेट का, सेकंड कॉलम y कोऑर्डिनेट का, थर्ड कोऑर्डिनेट 1 1 1। ठीक है बेटा, उसका डिटरमिनेंट अपन को 0 कर देना है, वो 0 कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है बेटा। ठीक है, अब देखो अगर यही तीनों पॉइंट, अगर यही तीनों पॉइंट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस आ जाए, ये ट्राइंगल है A B और C, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है, तो तीनों साइड जो हैं वो इक्वल आएंगी। AB इक्वल्स BC इक्वल्स AC। शर्म करो, शर्म, 10th क्लास की चीजें IIT क्लास में डिस्कस हो रही हैं, इतनी सिंपल 10th क्लास में नहीं, सॉरी 5th क्लास में आती है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ये यही केस बनता है बेटा इन केस ऑफ आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, अगर ये आइसोस्सेलेस ट्राइंगल अगर बनाता है A B और C, या तो ये और ये इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल्स BC, या AC इक्वल्स BC, या AC इक्वल्स AB, तीनों में से कोई एक केस होगा बेटा। ठीक है, दो जो साइड है वो इक्वल आएंगी आइसोस्सेलेस ट्राइंगल के केस में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज 10th क्लास में पढ़ी हुई, जो कि आप 100% कह सकता हूं सब बच्चे भूल चुके हैं, एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, उनका केस देखते हैं। इन केस ऑफ एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इन केस ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, देखो बेटा ये अपना एक ट्राइंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। एक ट्राइंगल को कैसे लिखता हूं मैं, हमेशा A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C, ताकि आसानी हो, कुछ भी मान सकते हो लेकिन आसानी के लिए मैं ये मान लेता हूं बेटा। ठीक है, एक रूल होता है बेटा, अगर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, इस ऑर्डर में अगर अपने साइड्स हैं तो A के सामने वाला एंगल, B के सामने वाला एंगल, C के सामने वाला एंगल इसी ऑर्डर में होगा हमेशा। ठीक है, वही बात सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट थोड़ी देर पहले बताया, cos A, cos A क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। अगर मैं cos कोई भी एक एंगल मान लो, मैं cos A निकालता हूं, cos A जो है वो निकालूंगा, कैसे आएगा cos A, इससे और इसके बिटवीन है तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ये निकाला cos A। अगर ये बेटा ग्रेटर देन 0 आता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो दिस इज एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, और अगर cos A जो है
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर लेस देन 0 आता है दिस इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो ये दोनों केस हैं बेटा एक्यूट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए। क्या केस था, मैंने कोस ए निकाला, तो कोस ए ग्रेटर देन 0 आता है तो अपना होगा एक्यूट ट्राइंगल, अगर लेस देन 0 आता है तो होगा बेटा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब अपन इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ फोर्थ पॉइंट। ये तो 3 पॉइंट्स की होगी पोजीशन ऑफ फोर्थ। अब बेटा देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, 3 पॉइंट की कंडीशंस अपन ने बताई थी पोजीशन अपन ने। तो इस पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th लेवल क्वेश्चन। एक पॉइंट दिया हुआ है a -1,2, b है 3,4, c है बेटा -1,1। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अपन को गिवन है। अपन को करना है कि डिसाइड द कंडीशन, डिसाइड द कंडीशन, कंडीशन डिसाइड कर दिया अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या चीजें पढ़ी थी, सबसे पहला पढ़ा था कोलिनियर का केस। कोलिनियर का केस कैसे बताएंगे अपन, सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी निकालेंगे, क्या आएगा, रूट ऑफ इसका और इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, मतलब रूट ऑफ 20। एसी निकालो, रूट ऑफ कैसे निकालेंगे एसी, 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1। बीसी निकालो, बीसी कैसे निकालेंगे, ये और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा 5। तो क्या ए बी प्लस बी सी इसके इक्वल आ रहा है क्या, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर का केस नहीं होगा। यहां से समझ आ गया कोलिनियर केस कैसे नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, ए सी, तभी ये क्या आएंगे, कोलिनियर आएंगे। क्या ये कोलिनियर है, क्या दोनों का सम आ रहा है तीसरे के इक्वल, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर का केस तो नहीं होने वाला। तीसरी बात, तीसरा पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या तीनों साइड सेम आ रही है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस भी नहीं आएगा। एक चीज और पढ़ते हैं अपन ने, राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये ए, ये बी, ये सी, दो का स्क्वायर तीसरी के इक्वल होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस साहब ने बताया था। तो क्या यहाँ पे 2 का स्क्वायर तीसरी के इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 1, नहीं आएगा इसके इक्वल, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा। अब अपने पास 2 बचे केस, ऑब्ट्यूज और एक्यूट के। ऑब्ट्यूज और एक्यूट कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्राइंगल बनाओ, ये ए, ये बी, ये सी। ए कितना था -1,2, बी कितना था 3,4, सी कितना था बेटा -1,1। ठीक है, कोस ए कैसे निकालते हैं, कोस ए कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए था अपना, ये बी था अपना, ये सी था, मतलब इसका स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, बीसी कितनी है, बीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, बीसी का स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब ए बी और ए सी का स्क्वायर, ए बी और ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर 25 अपॉन 2 इंटू रूट 20 इंटू 1। क्या ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। एक्यूट कब होता है, जब ये ग्रेटर देन 0 आता, बट ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है बेटा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने 3 पॉइंट से अपन ने डिसाइड किया। क्या सबसे पहले चेक की कि कोलिनियरिटी यहाँ पे है या नहीं, कोलिनियरिटी थी क्या नहीं थी, क्यों ए बी प्लस बी सी इक्वल से सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर का केस नहीं होगा। तीनों साइड जो लेंथ है वो इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल नहीं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल केस भी नहीं होगा। अपन ने 2 का स्क्वायर तीसरे के इक्वल करके देखा, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। 2 ही केस बचे अपने पास में। दूसरी बात,
आइसोस्केल्स भी नहीं बच रहा, क्योंकि कोई भी दो इक्वल नहीं है, इसका मतलब आइसोस्केल्स तो सवाल ही नहीं है बनने का। उसके बाद दो ही केस बचे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड एक्यूट ट्राइंगल। क्या इसका केस बना? क्या कोस से लेस देन 0 आया, लेस देन 0 कंडीशन मैंने बताई थी, दिस इज ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो ये 3 पॉइंट की कंडीशन क्या क्या हो सकती थी, मैंने एग्जांपल के द्वारा भी आपको समझा दिया, कंसेप्चुअली भी आपको समझा दिया। अब अपन बात करते हैं बेटा 4 पॉइंट की क्या कंडीशन बन सकती है। पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। सबसे पहली कोलिनियरिटी का केस, कोलिनियरिटी वही बात है, ए बी सी और डी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये सारा ए डी के इक्वल आना चाहिए, ये मसाला। दूसरी बात, ये अपन ने 3 पॉइंट वाली कंडीशन में बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये ए डी के इक्वल होने चाहिए। अब देखो इसकी और इसकी स्लोप, इसकी और इसकी स्लोप, इसकी और इसकी स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी। तभी कोलिनियरिटी का केस अपन बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये 4 पॉइंट की फर्स्ट कंडीशन थी कोलिनियरिटी चेक करने की। ये 3 पॉइंट में भी डिस्कस हो चुकी है, बट मैंने इसे सिंपली बता दिया है। अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कंडीशंस देखिए पैरेललोग्राम की, कंडीशंस क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ये और ये ए बी पैरेलल होनी चाहिए सी डी के, एंड इक्वल भी होनी चाहिए ए बी सी डी के। ये और ये पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। ए डी पैरेलल होनी चाहिए बी सी के, और ए डी इक्वल भी होनी चाहिए बी सी के। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डायगोनल बनते हैं, ये जो डायगोनल बनते हैं, ये इक्वल भी नहीं होने चाहिए और परपेंडिकुलर भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी और ए सी नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी, तभी बोलेंगे कि ये दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन अपन ने बताई कि ये और ये इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों डायगोनल है, इनकी लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, और ये परपेंडिकुलर भी नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपन रेक्टेंगुलर केस। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर, in case of rectangular, एक रेक्टेंगुलर बना देते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, रेक्टेंगुलर के केस में ये और ये इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल होनी चाहिए। ए बी इक्वल्स सी डी होनी चाहिए और ए डी इक्वल्स बी सी होनी चाहिए, मतलब आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। पहला केस तो ये। दूसरी बात, ये जो डायगोनल बनेंगे, ये डायगोनल ये परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, बी डी नॉट परपेंडिकुलर टू ए सी, बट इक्वल होनी चाहिए। बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये डिफरेंशिएट करता है पैरेललोग्राम और मतलब रेक्टेंगुलर को। ठीक है बेटा, तो मैंने रेक्टेंगुलर और इसमें क्या डिफरेंशिएट किया, ये तो उसमें भी इक्वल थी, बट इसमें पैरेलल नहीं होंगी, उसमें पैरेलल थी। पैरेलल होंगी मतलब इसमें भी, सॉरी, इसमें जो डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब अपन बात करेंगे रोम्बस की।
इन केस ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये इसके डायगोनल। तो रोम्बस के केस में सारी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होंगी, तो ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी ए। बट इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल होंगे ये परपेंडिकुलर आएंगे बट इक्वल नहीं है। AC परपेंडिकुलर BD बट AC नॉट इक्वल्स टू BD। अब देखो इसने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, रेक्टेंगुलर को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब इन सारों का जो पिताजी है, बाप है, फादर है, वो आएगा अपना स्क्वायर। इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के केस में क्या होगा बेटा, ये अपना एक स्क्वायर A B C और D। स्क्वायर के केस में स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती, इसका मतलब AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स DA, और ये जो डायगोनल होंगे ये इक्वल भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे। इसका मतलब AC इक्वल्स BD और AC इक्वल्स परपेंडिकुलर BD, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रेक्टेंगुलर पढ़ा, रोम्बस पढ़ा और जो अपना क्या नाम था उसका स्क्वायर पढ़ा। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की इसमें, वो नोट लगा के रखिए, नोट। अगर साइड इक्वल है और डायगोनल क्या आएंगे उसके, परपेंडिकुलर। साइड इक्वल था और डायगोनल परपेंडिकुलर। साइड इक्वल है परपेंडिकुलर, इसका मतलब केस कौन सा बन सकता है, स्क्वायर का केस बन सकता है। साइड इक्वल है, डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर है। अब डायगोनल परपेंडिकुलर इन केस ऑफ रोम्बस भी था, तो इसमें रोम्बस भी हो सकता है। अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर साइड इक्वल है तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर ही होंगे, तो वो केस कौन सा बनता है, या तो वो क्या है, या तो वो रोम्बस है या वो स्क्वायर है। अगर बेटा डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल देन साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अगर ये इक्वल है इसका मतलब स्क्वायर बने या रेक्टेंगुलर भी बन सकता है, रेक्टेंगुलर भी बन सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। इसका मतलब या तो साइड अगर इक्वल है तो डायगोनल परपेंडिकुलर आएंगे, अगर साइड परपेंडिकुलर है तो डायगोनल इक्वल आएंगे। ये चीजें एक दूसरे के इनवर्सली चलती हैं, ठीक है। तो ये मैंने नोट पॉइंट आउट किया, मैंने बेटा अगर पॉइंट दिए हो डायरेक्ट कैसे बताना हो तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि ये केस तो बन सकता है। एक केस और बताता हूं, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के केस में बेटा अगर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल are coincident, then ये एटलीस्ट पैरेललोग्राम तो होगा ही। उसके बाद अगर वो स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है, वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट अपन ये अगर मिड पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम तो होगा ही, 100% होगा। ये अपन 100% होगा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताई आपको 4 पॉइंट की कंडीशन, एक और रह जाती है in case of cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अपना एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है।
ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी कंडीशन होती है ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, इनका दोनों का सम पाई आएगा। ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, इनका सम जो है पाई आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी पाई, एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी आएगा पाई। ये तो मेथड फर्स्ट था। अब अगर अपन बात करें बेटा मेथड सेकंड की, तो 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन अगर चौथे पॉइंट को भी सेटिस्फाई करे तो भी अपन ये बोलेंगे कि दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इफ ए सर्कल passes from 3 points and all point satisfy equation of circle, then we can say it is cyclic क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, अगर 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन अगर चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करे तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने 4 पॉइंट के लिए डिस्कस की कि 4 पॉइंट किस हिसाब से फिक्स हो सकते हैं, क्या क्या नई कंडीशंस बना सकते हैं। इनको अपन खत्म करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, एक पॉइंट दिया हुआ है ए 3,2, बी इज 5,2, सी इज 5,4, डी इज 3,4। ये 4 पॉइंट दिए हुए बेटा, इनकी कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन में फिक्स आउट है। तो डिसाइड द कंडीशन, डिसाइड द कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ए बी, ए सी, बी सी सारे निकालते हैं। ए बी निकालो, ए बी क्या आ जाएगा 5 - 3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 2 0, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर ए सी निकालनी है, ए सी कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर मतलब 4, 4 - 2 मतलब 2 4, इसका मतलब 2√2। ए सी हो गया। एडी निकालते हैं, एडी क्या हो जाएगा 3 - 3 0, 4 - 2 2 मतलब 4, इसका मतलब 2। ऐसे ही अपन बीसी निकालते हैं, बीसी, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा 5 - 5 0, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, 4 मतलब 2। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, क्या केस बन रहा है, ए बी इक्वल्स ए डी और BC इक्वल्स AC। इससे बनाते हैं क्या बनता है, ऐसे मैंने कुछ भी बना दिया, ऐसे 4 A B C और D, AB और AD D यहां पे बनाऊंगा। अब देखो बेटा, दो साइड्स इक्वल आती हैं, दो साइड्स अगर इक्वल आती हैं तो क्या केस बनता है, या तो वो रेक्टेंगुलर होगा या वो मतलब पैरेललोग्राम हो। तो अपन क्या यहां से डिफाइन क्या कर सकते हैं, अपन इनके डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल AC क्या हो जाएगा, AC क्या है 2√2 और ये क्या है, ये 4 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। 3 साइड्स अपन इक्वल है यहाँ पे बताई गई है बेटा। तो बेटा यहां से AB AC AD BC CD और BD अपने चारों पॉइंट से निकाल ली। तो अपनी क्या बनी, AB BC CD और AD ये चारों इक्वल हैं 2 2 2 2। डायगोनल्स जो है 2√2 2√2। इसका मतलब AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD। ये चारों साइड्स इक्वल है और लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल है, AC इक्वल्स BD। यहां तक अपन ये बोल सकते हैं कि या तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है,
या तो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा। लेकिन रोम्बस के केस में क्या अपने को परपेंडिकुलर आते हैं डायगोनल्स? वो नहीं आते हैं। अगर देखते हैं, अगर अब कंडीशन इसी में बची है, या तो ये AC और BD जो है परपेंडिकुलर आएंगे, या AC और BD परपेंडिकुलर नहीं आएंगे। अगर परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैं स्लोप ऑफ AC निकालता हूं। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC M1 बोल देता हूं। AC की स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, इसका मतलब AC कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 का मतलब 2 अपॉन 2 मतलब 1। ठीक है बेटा। स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ BD कहां है? ये रहा, 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5, इसका मतलब -1। और M1 डॉट M2 अगर -1 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो -1 आ रहा है यहाँ पे, देखो 1 डॉट -1, 1 इंटू -1 क्या आएगा? -1। इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो AC परपेंडिकुलर है BD के। अपन ने डिसाइड करके नहीं, अपन ने सोल्व करके बताया। ठीक है, साइड्स भी इक्वल हैं, ये डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल परपेंडिकुलर भी है। तो वी कैन से दिस इज स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, ये सारी कंडीशन अपनी 4 पॉइंट्स के लिए बताई बेटा। तो ये सारी मैंने 3 पॉइंट की कंडीशन, 4 पॉइंट की कंडीशन, ये बेसिक चीजें सी लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, या अगर अपन बात करेंगे इन्हीं पैरेललोग्राम और इनके ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स से रिलेटेड अपन बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर से बेटा कोई दिक्कत है, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टेप अप जे के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।